अवस्थी आप है मेरे साथ में ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए, जो कि खबर असल में 1 फरवरी को बनेगी, लेकिन उससे पहले हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये खबर बने और उस समय आपको ये बातें नई लगे, यानी कि नयापन दिखे, तो बेहतर है कि आप अभी से उनके बारे में जान लें। और जानने के बाद में जिस दिन ये खबर प्रकाशित हो, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कि आर्थिक समीक्षा से जुड़ी हुई हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट से जुड़ी हुई हो, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसकी चर्चा तो हो रही हो लेकिन हमारे ऊपर से जा रही हो, तो उनसे सबसे बचने के लिए मैं आज के सेशन में आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। और साथ में एज यूजुअल कन्वेंशन है ये कि बजट आने से पूर्व आपको बजट से जुड़ी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि बजट पहली बार कब आया था, बजट पहली बार किसने जारी किया था, बजट को लेकर कौन आया था, बजट का नाम बजट क्यों पड़ा था। वो जो चीजें आपने यदि एक विद्यार्थी के रूप में अपनाई हैं, तो आप उनको सालों साल से जानते और देखते आ रहे होंगे। और मैं ये मान सकता हूं कि आप में से जो भी मेरा प्यारा साथी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसने कभी ना कभी ये सब बातें याद की होंगी। नहीं भी की हैं तो कोई नहीं जी, जिस तरह से त्योहार आते हैं तो त्योहार के हिसाब से आप तैयार होते हैं, ऐसे ही बजट आता है तो बजट के हिसाब के क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना। मतलब हर तरह के त्योहार है ना, जैसे होली पर आप रंगों के बारे में तैयारी करते हैं, दिवाली पे आप पटाखों की तैयारी करते हैं, मकर संक्रांति पर हो सकता है कि आप गुड़ की तैयारी करते हो, पतंगों की तैयारी करते हो। एग्जैक्टली वैसे ही बजट से पूर्व बजट की तैयारी में बजट से रिलेटेड कुछ जानकारी आप सबके साथ साझा की जा रही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन में। इससे जुड़ी हुई कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है वो 3 बार साल में बैठती है, और 3 बार बैठने के लिए किसी गाड़ी का तो यूज नहीं करती है, लेकिन नाम कार के ऊपर आप आसानी से याद रख सकते हैं, BMW। बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। जी साथियों, अब बजट सेशन आ रहा है और बजट सेशन शुरू होगा 1 फरवरी से। 1 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा। बजट सेशन में बजट प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अब ये जब बजट सेशन में बजट प्रस्तुत करेंगी तो ये कौन सा बजट होगा? अंतरिम बजट होगा या पूरा पूर्ण बजट होगा? आप पूछेंगे अब ये क्या होता है? जिस साल सरकार के पूरे 5 साल हो रहे होते हैं उस समय प्रस्तुत किया जाने वाला बजट अंतरिम बजट है, यानी वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी प्रस्तुत तो कर दिया, बजट के अंदर बता भी दिया कि खर्चे कैसे होंगे, लेकिन जो सरकार जा रही होगी वो सरकार केवल जितने महीने शासन करेगी उतना ही तो काम कर पाएगी। उसके बाद तो फिर अगली सरकार आएगी, वो अपना बजट लाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार का पूर्ण बजट है या अंतरिम बजट है, ये जानना जरूरी है। मैं आपको याद दिला देता हूं। चलिए, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट की 2024 में अपने 5 साल पूरे होंगे। तो सर ये तो 2023 चल रहा है, तो ये कौन सा बजट माना जाए फिर? इसके बाद फिर एक बार और फरवरी आएगा क्या? 1 फरवरी आएगा क्या? बिल्कुल। कब आएगा? 1 फरवरी 2024 आएगा। तो 1 फरवरी 2024 को जो बजट आएगा ना, 2024 को, आज नहीं 2024 को, वो तो अंतरिम बजट होगा। ठीक है, लेकिन जो इस साल बजट आ रहा है यह वर्तमान सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। फिर चुनाव होंगे 2024 में, फिर चुनाव जीतकर सरकार कोई सी बनेगी। जो सरकार बनेगी वो अपना बजट पूर्ण रूप से पेश करेगी। आपको समझ में आ गया अंतरिम बजट का अंतर क्या है? तो ये अंतरिम नहीं पूर्ण बजट है। तो क्या कहा जा सकता है? वर्तमान सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है। ठीक है, तो ये अंतरिम पूर्ण बजट है और इसके बारे में आप हमसे चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कौन सी बार कर रही हैं? 5वीं बार इसको प्रस्तुत करने जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, इस बजट की कोई खासियत है क्या? किसने पहली बार किया, क्या कुछ किया? तो वो तथ्यात्मक जानकारी है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूं। बजट आएगा। बजट असल में है क्या? बजट है कि आप 2023-24 के अंदर जो भी आपने खर्चे प्लान किए हैं या कमाई प्लान की है उनकी चर्चा करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, पहले बताया जाता था, क्या बताया जाता था? ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है, चलो कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो मुझे बता दो, कब से बजट में ये घोषणा होना बंद हो गया कि ये वस्तु सस्ती होगी, ये वस्तु महंगी होगी? अगर आप नोटिस करते हो, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, कोई दिमाग में अगर चीज आ रही हो तो आप बताएं। ठीक है, तो आपको यहां पर जिन चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है वो असल में महंगे सस्ते से ज्यादा आपको यह बताने की है कि बजट आदमी के लिए साल भर का भविष्य का प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के अंदर, इसीलिए उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जा रहा है, तो उस
प्लानिंग के अंदर सरकार बताती है कि हमारे पास कमाने के साधन तो क्या हैं और खर्च करने की जिम्मेदारियां कौन सी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बजट में केवल कोई लेटर प्रस्तुत नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर दो बड़ी बातों पर फोकस होता है। कौन सा, सरकार की कमाई के साधन क्या हैं और सरकार की खर्च करने की जिम्मेदारियां क्या हैं। इसका मतलब ये पूरा की पूरा खाका प्रस्तुत किया जाता होगा। बिल्कुल, अगर आम बोलचाल की भाषा में हम चर्चा करें और मैं आपसे ये कहूं कि मिस्टर, आपका जो भी नाम है, चलो मैं अपना ले लेता हूं कि मिस्टर अंकित अवस्थी, इन सबके सामने आप अपना बजट प्रस्तुत करें कि आप साल कैसे चलाएंगे, अगली साल कैसे चलाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट लेके बैठूंगा कि साहब ये तो मेरे खर्चे हैं और ये मेरे कमाने के तरीके हैं, इन सब से लेकर के मैं अपना काम चला लूंगा। तो मेरी कमाई और मेरे खर्चे जाहिर करने का जो तरीका है, जो बजट है। अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है, हाँ भाई कब से ऐसा हुआ, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, नेपाल ट्रेजेडी के ऊपर वीडियो कवर किया जाए, कर देंगे उसके ऊपर भी। एक्चुअली वो एक इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर कोई भी डिटेल्ड जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमने उस पर कोई जानकारी आपसे साझा नहीं की, क्योंकि वो आपको और मीडिया के माध्यम से मिल गई थी। हाँ, उसमें अगर कोई भी ऐसा फैक्टर रहा होता जिसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड था तो हम शायद उसको ले पाते। हमारी पूर्ण सहानुभूति है, श्रद्धांजलि है जो इस देश में, इस दुनिया में नहीं बचे उन लोगों के लिए, है ना। अगर कुछ भी ऐसा लगा तो उसको हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपसे सवाल पूछा लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, पॉइंट ये है कि जब भी बजट को पेश किया जाता रहा और उसके अंदर वित्त मंत्रालय के हाथ में टैक्सेशन का जिम्मेदारी रहा, महंगाई और सस्ताई की जानकारी मिलती रही। लेकिन जब से जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ, जब से जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद से सरकारों ने ये महंगी और सस्ती होने वाली जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा दी और जीएसटी के ऊपर डाल दी। अब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कौन सी चीज महंगी होंगी, कौन सी चीज सस्ती होंगी, इसलिए बजट में जानकारी नहीं आती। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है रेल बजट आखिरी बार कब प्रस्तुत हुआ, कागज पर बजट पहली बार कब आया, या फिर कागज की जगह डिजिटल बजट पहली बार कब आया। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और आखिरी बात बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे और आएगा। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि सरकार ने जो अब तक कारनामे किए या भविष्य में सरकार की क्या मंशा है, उनको लेकर सरकार सोचती क्या है। इकोनॉमिक सर्वे समझो कि एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार अपनी तरफ से बातें बताती है कि देखिए, सरकार की तरफ से हालांकि लिखता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है उसको, लेकिन वो फिर भी बहुत ही इम्पार्शियल होकर लिखने का प्रयास करता है कि भाई देखो, देश के अंदर ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के साथ साथ इस देश के अंदर यदि इस तरह से किया जाए तो काम हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो थोड़ा लिटरेचर प्रकार की होती हैं। विद्यार्थियों के लिए वो बड़ा काम का होता है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के अंदर कमजोर हैं। क्योंकि कमजोरी का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, कमजोरी का अर्थ है कि आपकी उन शब्दों पर पकड़ नहीं है जो कि चर्चा में है। तो उसको आप इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल में चर्चा आती है हर विषय वस्तु के ऊपर। सरकार क्या सोचती है, सरकार की ग्रोथ के तरीके क्या हो सकते हैं। आपको अगर ऐसे राइटिंग करनी है सॉरी, तो ऐसी सारी चीजें जो है वो उसके अंदर मेंशन होके आती हैं। खैर एनीवे, अभी हम आते हैं तो निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, बजट 2023-24 के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। जैसे उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होगा, 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। 23-24 का मतलब अगले साल के लिए, है ना। बजट पेश करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों के पास भेजा जाएगा कि भाई इसे पास कर दीजिए, है ना। फिर बजट से पास होकर आ जाएगा। मैं इसमें बता दूं, हालांकि पॉलिटी की भाषा में यदि एक आ जाए तो राज्यसभा केवल इसको इंटरफेयर कर सकती है, कुछ दिन तक इंतजार करा सकती है, क्योंकि जो अर्थ से संबंधित जो काम है वो लोकसभा के पास है। आम बजट 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 5वां बजट होगा। 2024 के आम चुनावों के पहले यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, ठीक है।
अब बजट के अगर इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश संसद में भारत का पहला बजट पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी आजाद भारत का पहला बजट पेश किए थे। अब देखो इसमें एक जानकारी और देता हूं मैं आपको, दोनों में ही 2 इंटरेस्टिंग जानकारियां छिपी हैं। जैसे यहां पर आर के षणमुखम शेट्टी का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने पूर्ण बजट पेश किया था। यहां पे क्या देख रहे हैं आप, आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। लेकिन इससे जस्ट पहले 1947 के अंदर ही, यानी 47 खत्म नहीं हुआ था, 47 की बात है, देश की आजादी की सूचना जब आ गई थी तब अंतरिम बजट भी आया था। अंतरिम बजट का अर्थ का मतलब हुआ कि उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे, पार्टीशन नहीं हुआ था। तो अंतरिम बजट, जैसे आज हम कहते हैं ना लोकसभा चुनाव की आखिरी सरकार, जैसे 2024 फरवरी में जो बजट आएगा वो इस सरकार का आखिरी बजट होगा, फिर नई सरकार जो बन के आएगी उसका बजट आएगा। तो ऐसे ही अंग्रेजों के समय का 1947 में अंतरिम बजट और था जो लियाकत अली ने पेश किया था, है ना। कई बार 1947 से ये बजट, तो सवाल पूछ लिया जाता 1947 का अंतरिम बजट किसने पेश किया था। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अंग्रेज जब बजट पेश करते थे तो वो इंडिया में जब बजट पेश करते थे तो शाम 5 बजे पेश करते थे। शाम 5 बजे क्यों करते थे? क्योंकि अंग्रेज जो है वो इंडिया से 5.5 घंटे पीछे चल रहे हैं। मतलब क्यों? ऐसा थोड़ी है कि हमने अपनी घड़ी आगे बढ़ा रखी है भाई, उन्हीं का बनाया हुआ जो सिस्टम है ना जिसके माध्यम से हम टाइम टेबल नोट करते हैं, है ना, GMT के आधार पर, ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर। तो इंडिया की घड़ियां जो हैं वो 5.5 घंटे आगे हैं। कहां से? यूके से। मतलब अगर ज्योग्राफी में इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से आप अगर बांटते चले जाएंगे तो ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो अगर इंडिया में शाम 5 बजे हो रहा है तो उनके यहां सुबह के 11:30 ही बज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग सुबह 11:30 अपने ऑफिस आवर्स में सुन सकें, इसलिए इंडिया में 5 बजे शाम को बजट प्रस्तुत हुआ करता था। यह परिपाटी हमारे देश में लंबे समय तक चलती रही, लेकिन अटल जी के टाइम पर यह परिपाटी बदली गई कि भाई अब तो कोई अंग्रेजों को थोड़ी सुनाना है, हमको अपना बजट हमको तो अपने टाइम पर पेश करना चाहिए। तब से यह मॉर्निंग में प्रस्तुत होता है। पहले फरवरी के एंड में प्रस्तुत हुआ करता था, लेकिन अब फरवरी के फर्स्ट डे प्रस्तुत होता है। बहुत सारे चेंजेस आए इसको लेकर, काफी सारे किस्से हैं। जैसे 1860 का जो पहला बजट था वो ब्रिटिश संसद के अंदर स्कॉटिश बिजनेसमैन थे जेम्स विल्सन, उन्होंने प्रस्तुत किया था। वो एक चमड़े के थैले के अंदर इसको लेके आए थे। वो जो चमड़े का थैला होता है उसे बुगेट कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच शब्द से बना है, और फ्रेंच शब्द के अंदर इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो चमड़े के थैले का जो शाब्दिक अर्थ है ना बुगेट, वो बदल करके बजट हो गया। वास्तविकता में इंडिया में बजट को जो इकोनॉमिक्स की भाषा है उसमें, या पॉलिटी की जो भाषा है उसमें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बजट तो इसका एक तरह से वो प्रचलित नाम हो गया, ठीक है ना। 1947 के अंदर लियाकत अली खान भारत के ऐसे पहले भारतीय थे। हालांकि बाद में ये पाकिस्तान में चले गए और विभाजन के बाद पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है ना। तो इन्होंने भारत का अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। 26 नवंबर को आजादी के बाद में पहला बजट पेश हुआ था, और उन्हें पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे देश के पहले, वो थे आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है ना। तो पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया फिर भारत का पूर्ण बजट। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 1950 की अगर हम बात करें, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। 1955 में पहली बार बजट डॉक्यूमेंट हिंदी में भी छपा था। इससे पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब ये जो फैक्ट्स अगर आपको चाहिए तो ये क्लास पूरी होने के बाद में मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से एक वेरीफाइड अकाउंट है उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। 1965 में इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आया था। 2001 में पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ था। उससे पहले शाम 5 बजे बजट पेश हुआ करता था। 2016 में पत्रकारों के लिए बजट नहीं छापा गया। नहीं, पहले परंपरा यह थी कि बजट छपता था, फिर उसको इसकी एक कॉपी पत्रकारों को भी दी जाती थी, ताकि वो पत्रकार जो है वो उस बजट को पढ़ करके फिर सरकार के लिए न्यूज निकाल सकें। 2017 में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। 2017 में ही 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हुआ। असल में क्या था साथियों कि इंडिया में रेलवे के लिए जो बजट बनता था ना, वो आम बजट से भी कई बार कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफी तुलनात्मक रूप से बड़ा होता था। मतलब कि भाई आम बजट ऑब्वियस ही बात है, सारी खर्चे एक तरफ और रेलवे का बजट एक तरफ, तो ये अपने आप में काफी बड़ा सुनने में होता है। रेल बजट 1924 के साथ से ही रेल बजट पेश किया जा रहा था। 1947 में देश के अंदर जो वित्त मंत्री थे, मतलब जॉन मथाई, उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया। 1994 के अंदर पहली बार रेल बजट का प्रसारण टीवी पर किया गया, और 92 साल बाद 2017 के अंदर
पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, यानी कि रेलवे का खर्चा भी हमारे सभी सामान्य खर्चों की भांति ट्रीट किया गया। इसका मतलब रेलवे को सबसेट कर दिया गया, एक अंदर पार्ट बना दिया गया। नहीं तो कल को कोई ये कहे कि साहब हमारी हवाई जहाज का अलग बजट बनाओ, फिर कोई कहे जहाज का अलग बनाओ, फिर कोई कहे कि खाने पीने का अलग बनाओ, एक तरह से सबको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सामान ना तो सस्ता हुआ और ना ही महंगा हुआ। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लग चुका था। जीएसटी लगने के बाद जीएसटी की वजह से सस्ते और महंगे होने लगे। केंद्र के पास में केवल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी बच गई। इसके आधार पर कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था वस्तुओं के ऊपर। तो 2018 के बजट में ना तो कुछ सस्ते होने की खबर आई ना महंगे होने की, क्योंकि बाकी खबरें जो थी वो जीएसटी काउंसिल ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, 2019 में 159 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट बही खाते में पेश किया गया। बही खाते का मतलब एक किताब सी के अंदर लाया गया, जो अपनी ट्रेडिशनल किताबें होती है ना, वैसे किसी चमड़े के बैग में रखकर नहीं लाया गया। ठीक है, बजट आमतौर पर वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने आम बजट पेश किया है। सीतारमन पहली पूर्णकालिक ऐसी महिला वित्त मंत्री रही हैं जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का लंबा भाषण दिया। इसके साथ साथ नंबर 2 पर अरुण जेटली जी रहे हैं जिन्होंने 2 घंटे 10 मिनट का बजट भाषण दिया। वर्ष 2000 में अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे किया जाता था। यह परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया। उस समय मंत्री यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको और भी पेश कर देता हूं, जिनमें से ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। मोरारजी देसाई जो है ना, उन्होंने अब तक 10 बार बजट पेश किया है। इसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर बजट को, रेल बजट को मुख्य बजट के साथ जोड़ा था। पी चिदंबरम ने बजट को 9 बार पेश किया है। प्रणब मुखर्जी तो देश के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने बजट को 8 बार प्रस्तुत किया है। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया, तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, और वो भारत की उस समय प्रधानमंत्री भी हुआ करती थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी जिसने बजट प्रस्तुत किया था, तो वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अच्छा, बजट को लेकर अलग अलग प्रकार के नाम आते रहे हैं, जैसे ड्रीम बजट, ब्लैक बजट। इनमें से एक बजट का नाम काफी चर्चा में, जैसे कई बार पेपर में ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। ये जो फैक्ट्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये 1 मिनट में इकट्ठे नहीं होते, इनके लिए पूरी रिसर्च लगती है, पूरा टाइम लगता है। हालांकि इनमें से कोई भी चीज ओरिजिनल हमारी नहीं है, सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी अखबार में से काट के, किसी जगह से जानकारी लेके आप तक प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन इस संकलन में बड़ा समय लगता है। आपसे गुजारिश है कि ऐसी जब न्यूज़ आती है ना, तो इनको आप प्रॉपर तरीके से एक जिम्मेदार विद्यार्थी की तरह से इन्हें लिख लिया करें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब परीक्षाओं में आती हैं तब आप इधर उधर के आंकड़े खंगालने लगते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों को, और मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि क्लास पूरी होने के बाद में ये कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो आप केवल सिंसियरली, अगर कोई नई बात पता चले, जैसे आप में से अधिकांश लोगों को ब्लैक बजट नहीं पता होगा, ब्लैक बजट किसको कहा गया था, तो साथियों 1973-74 में ऐसा हुआ था, जो बजट प्रस्तुत किया गया वो घाटे का बजट था। 50 करोड़ रुपए का हमारे पास में घाटा था, यानी हमारे पास पैसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्यसभा मेंबर टू होल्ड द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति बन गए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बजट को मतलब ब्लैक बजट कहा गया, क्योंकि बजट इन पैसे ही नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही बजट जो 1991-92 का आया, वो काफी ज्यादा मेमोरियल बजट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हम एलपीजी रिफॉर्म ले आए थे। एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद ही तो देश की तरक्की सबसे ज्यादा हुई थी। ड्रीम बजट कहा जाता है 1997 और 98 के बजट को, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोड मैप तैयार किया गया था। एक बार का बजट, जिसमें अंतरिम बजट 1992-93 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से देश के अंदर इकोनॉमी में जो आज आप छलांगे लगती हुई देखते हैं, वो इसके पीछे का बड़ा कारण है। एक समय ऐसा हुआ था जब देश ने इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटा के 50% कर दिया था। तो ये एलपीजी रिफॉर्म की बहुत बड़ी चीज मानी गई थी। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। भारत के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कहां क्या क्या मेंशन है, तो आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द मेंशन है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट के अंदर 2 प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, एक खर्चे करने वाला और एक कमाने वाला।
खर्चे को एप्रोप्रिएशन जिसको विनियोग बिल कहते हैं, और फाइनेंस वाला यानी कमाई का साधन, ये दोनों ही बिल प्रस्तुत करने होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 क्लॉज 3 के तहत आता है और फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 के तहत आता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया का अगर डिजिटल बिल की बात की जाए तो देश के अंदर पहली बार 2020 के अंदर पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर प्रस्तुत किया गया था केंद्र के अंदर। वहीं राज्यों के अंदर बात करें तो 2015 में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था और उसने ऐसा करके 15 करोड़ रुपए बचाए थे। ठीक है, यानी कि बजट की छपाई और प्रिंटिंग और इन सब से बचा लिए थे। तो इस तरह से देश में पहला डिजिटल बजट कब आया, यानी कि जिसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं आई, केवल टैब पर ही प्रस्तुत किया गया था, तो 2020 में ऐसा हुआ था। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसी को आप बजट के नाम से जानते हैं। बजट की टर्मिनोलॉजी में आप इस चीज को जानकर रख सकते हैं। यहां पर बहुत सारी डिमांड्स रखी जाती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जिस टर्म को आपको जब बजट आएगा तब जानना जरूरी होता है। तो असल में क्या होता है ना कि सरकार के पास में जब भी बजट प्रस्तुत, आप ऐसे समझिए कि आप खुद एक सरकार हैं, आपको कमाई का रास्ता भी पता है और आपको खर्च का रास्ता भी पता है, और कमाई और खर्च के बीच का कुछ तो अंतर होगा, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट होंगी और रेवेन्यू खर्च होंगे। खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और जो प्राप्ति है उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच का जो अंतर है दैट इज नॉन एज रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जब खर्च ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में सरकार को कमाई के साधन बढ़ाने के लिए या तो लोन लेना पड़ता है या फिर लोगों पर टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बजट के अंदर इस तरह की जब रेवेन्यू डेफिसिट जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो देश के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो या तो लोन पर जाएंगी या फिर टैक्सेशन पर जाएंगी। ठीक है, फिर होता है फिस्कल डेफिसिट, इसके अंदर भी मतलब बजट के अंदर होता है। इसमें क्या है, रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग लेवल पर, यानी हर साल खर्चे और हर साल के मतलब आय। लेकिन एक होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कुल आय और कुल खर्च। अब उसमें हो सकता है कि विनिवेश के आधार पर भी पैसा आया हो या फिर एफडीआई के आधार पर भी पैसा आया हो। आसान भाषा में ऐसे समझो, आपको पता है कि इस देश के नागरिक टैक्स चुकाते हैं, सब लोग इनकम टैक्स देने वाले या फिर इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं। अब जब टैक्स देते हैं तो टैक्स देने के आधार पर जो आय सालाना हो रही है वो तो रेवेन्यू में चली गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि आपने एनटीपीसी के इतने % शेयर बेच दिए या एयर इंडिया का आपने इतना % हिस्सा बेच दिया। हर साल थोड़ी बेच दोगे, एक बार था तो एक बार बेच दिया, अब अगली बार कहां से ले आओगे उसी एयर इंडिया को, अब तो वो किसी और के पास चली गई ना। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं या इस प्रकार का जो विनिवेश है, इससे होने वाली जो आय है वो सरकार की आमदनी में शुमार हुई, यानी पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा हर साल आएगा ये जरूरी नहीं है। इस तरह से जो कुल आय है और कुल खर्च है उनको आप फिस्कल डेफिसिट के अंदर काउंट करते हैं, यानी कुल खर्च और कुल रेवेन्यू। देखिए, रिकरिंग लेवल पर आय और खर्चे होते हैं तब तो रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के बीच का जो अंतर है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और ये जो है ना वो देश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। क्यों? जब आपके कुल खर्च ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सरकार को अपने बारे में यह विचार करना होगा कि यार आय के साधन कैसे बढ़ाऊं। तो स्वाभाविक है कि आप कर्जा लेने के बारे में विचार करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के अंदर फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो सरकार उधार के जरिए जो पैसे जुटाती है वो इसमें शामिल नहीं करती है कि भाई लोन को तो हटा दो आप, और ये जो है 6.4%, ये बड़ी बात है। फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। बिल के अंदर 2 प्रकार के बिल होते हैं, ये हमने शुरुआत में बता दिया था। कौन कौन सा? एक होता है वित्त बिल जिसको आप फाइनेंशियल बिल कहते हैं, एक होता है एप्रीपेशन बिल जिसके माध्यम से सरकार कमाई करती है। ठीक है, ये सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं, ये भी हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनी और फर्मों पर अपनी कमाई पर सरकार को जो टैक्स देना होता है उसे आप कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। यह सवाल आरएएस 2016 के इकोनॉमिक्स के मेंस के अंदर एग्जाम में पूछा गया, बस इतना सा लिख करके। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन शुल्क। एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार के अंदर, तो एक्साइज का मतलब होता है आबकारी, है ना, शराब वाला जो भाग है। केंद्र के अंदर एक्साइज का मतलब होता है जब बाहर से अंदर देश में सामान लाया जाता है तो देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल और शराब पर भी अब एक्साइज ड्यूटी लगती है क्योंकि हम इसको रिफाइन करके बना रहे हैं। ठीक है, और जो देश के बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर हम जो टैक्स लगा रहे हैं दैट इज कस्टम ड्यूटी। तो देश में 2 प्रकार का टैक्स अभी भी केंद्र सरकार लगा रही है। कंसोलिडेटेड फंड, सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है।
पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। मतलब आपने जो भी रेवेन्यू कमाकर सरकार को दिया उसे कहीं तो रखा जाता होगा ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इनके आर्टिकल्स हैं, तो ये आर्टिकल्स मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ये फिलहाल के लिए टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी लिखित में मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब 2023 के बजट में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, सरकार क्या करने वाली हो सकती है। जैसे आपको मालूम है सरकार का बहुत ही मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो 2023 में संभव है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के ऊपर सरकार कुछ अनाउंसमेंट करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई हैं। टैक्स इंसेंटिव लॉन्च करे, क्योंकि इन दिनों अगर आपको मालूम होगा तो बैंकों की इंटरेस्ट रेट जबरदस्त चल रही हैं, तो अब ऐसी स्थिति में इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। साथ में डिफेंस के ऊपर भी खर्च बढ़ाया जा सकता है, स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर भी खर्चा बढ़ाया जा सकता है। इस बार 2023 के बजट में ये मोटा मोटा वो की जा रही है। दूसरा मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की कमाई के लिए तरीका क्या हो सकता है, सरकार अपने हिस्से किन्हीं सरकारी कंपनियों में से बेच दे, जिसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट आईडीबीआई बैंक का ये संभावित है। इसके साथ साथ एलआईसी के बारे में अपन चर्चा कर ही रहे थे, वो संभव है। इसके साथ साथ यूनियन बजट के अंदर सरकार जो है वो $17 बिलियन फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर कम कर सकती है। यानी जो मतलब फर्टिलाइजर के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब समझ रहे हैं आप, जितने की लागत आपको असल में पड़ रही है ना, वो असल में वैल्यू नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक यूरिया का बैग उदाहरण के लिए 1000 रुपए का आपको पड़ रहा है, वास्तविकता में उसकी कीमत 2000 रुपए है। तो वो आपको 1000 का क्यों पड़ा? क्योंकि सरकार ने वो अतिरिक्त जो 1000 था वो खुद से दे दिया, दैट इज सब्सिडी, ठीक है। तो सरकार क्या चाह सकती है कि उस सब्सिडी को खत्म कर दे, ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेज के आधार पर। ये न्यूज मार्केट में चल रही है कि सरकार खाने के ऊपर और फर्टिलाइजर पर देने वाली जो सब्सिडी है वो खत्म कर सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तीसरा, सरकार को अपने द्वारा बताने में जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है दैट इज स्टार्टअप्स के बारे में। देश में ऑलरेडी 83,000 से अधिक स्टार्टअप है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो संभव है कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कोई फंड अनाउंस कर दे। तो ऐसी चीजें हैं, देखते हैं इस तरह की चीजों में आगे क्या होता है। और ऑब्वियस सी बात है, रूरल के लिए, रूरल क्षेत्र जो है उनके लिए सरकार खर्च बढ़ाए, क्योंकि रूरल क्षेत्रों से ही अपलिफ्टमेंट की सबसे पहली शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये था, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके यदि आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।